विंध्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कतई उचित नहीं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का मनोबल ऐसी बातों से गिरता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या यूं कह लें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच स्थितियां सुधरी नहीं हैं। तभी तो रह रहकर पीसीसी पर विंध्य की उपेक्षा का दर्द झलक आता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि विंध्य के इस कद्दावर नेता ने ऐसा बयान दिया क्यों, ऐसा दर्द उन्हें क्यों महसूस हुआ, ये भी देख लेते हैं। अगर विंध्य में ऐसा रिजल्ट नहीं होता तो आज हमारी सरकार बनी रहती। ये विधायकों की सौदेबाजी से हमारी सरकार नहीं गिरी। विंध्य का जो रिजल्ट आया, 31 सीटों में से 3 सीटें आई। अगर ये ऐसी हालत नहीं होती तो आज हमारी सरकार होती। तो आज हमें एक नई टीम बनानी है और मैं हर जिले के लिए प्रभारी बना रहा हूं। वो जाके रणनीति बनाएंगे। विंध्य में ऐसी सीटें हैं जो हम 5-6 दफे हारे हैं। क्यों हारे हैं, इसका पोस्टमार्टम मैंने किया है। अजय सिंह ने इसे विंध्य का अपमान बताया। यही नहीं, गोडसे भक्त की कांग्रेस में एंट्री का विरोध करने वाले राहुल भैया ने पीसीसी चीफ को देश महान और बदनाम वाले बयान पर भी नसीहत दी। संयम रखें, मामले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौकों की तलाशी करती रहती है। हम क्यों मौका दें? 2018 के चुनाव में विंध्य से कांग्रेस को 30 में से सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस में कलह का यही कारण माना जा रहा है। लेकिन इसके इतर सवाल ये भी है कि जिस ग्वालियर चंबल से ज्यादा सीटें आई, क्या सरकार उसकी वजह से नहीं गंवाई? और ऐसे ही सवालों को लेकर कांग्रेस के अंदर न जाने कितने तूफान मंडरा रहे हैं, जबकि इसके उलट बीजेपी ने अपने तूफानों को थामने में देर नहीं की। इसका ताजा उदाहरण दमोह उपचुनाव में हार का बवंडर था, जिसे बीजेपी ने मेल मुलाकात और चाय की चुस्कियों के साथ सौहार्द में बदल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के बयान सर्वनाक हैं, आपत्तिजनक हैं। वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह जी ने इस बात को लेकर अपनी बात कमलनाथ जी पर कही है कि इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो मामला बयानों का हो जो विंध्य को लेकर भी उनके उठे हैं, तो सवाल तो गहरे हैं और उनकी बात दूर तलक जाने वाली है। आने वाले समय में देखिएगा। क्या कांग्रेस के अंदर की बेचैनी को पिछले दिनों ट्विटर हैंडल पर लिखे नए स्लोगन ने भी बढ़ा दिया, जिसमें लिखा है जनता है कांग्रेस के साथ, लौट रहे हैं कमलनाथ? क्या पार्टी में इसका इशारा शक्ति संतुलन के हाशिए पर होना माना गया? अजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 2018 के बाद से ही वे मुख्य धारा की राजनीति में आने के लिए लालायित हैं। वे अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर अपने समायोजन का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, संगठन में या फिर राज्यसभा में या फिर किसी सीट से विधानसभा में। वे ही नहीं, अरुण यादव और उनके जैसे कई बड़े नेता भी इसी कतार में हैं। ऐसे में ये बयान यही कहता है, पीसीसी चीफ को सुनना पड़ेगा और संजीदगी से सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में नया तूफान है या ये कांग्रेस की परंपरा है जहां इस तरह की चीज़ें चली आती हैं और कहां निकल भी जाती हैं। आपको याद होगा अभी 2-2.5 महीने 3 महीने ही हुए होंगे, जब सर्दियां थी उसी के आसपास का ये मसला था, जब गोडसे के तथाकथित एक समर्थक को कांग्रेस में जगह मिलने को लेकर अरुण यादव जी ने भौहें तरेरी थी और लक्ष्मण सिंह जी ने भौहें तरेरी थी, लेकिन वो मसला आया गया चला गया। एक बयान तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अभी उनका क्या स्टेटस है इस पर मैं थोड़ा सा चुप ही रहूँगा कि कांग्रेस में वो लौट आए हैं। हालांकि कहने वाले कहते हैं लौट आए, असलम शेर खान साहब की बात कर रहा हूँ। उनका एक बयान था कि हम तो शैडो कांग्रेस बना लेंगे, पैरेलल कांग्रेस बनाएंगे क्योंकि ज़रूरत है इसकी। और ये तब की बात है जब अरुण यादव जी पीसीसी चीफ हुआ करते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस की ये दशा दुर्दशा देखकर तथाकथित मेरा मन जो है अब विद्रोह करने के लिए बिल्कुल आतुर है और मैं ये करूँगा। तो ये कांग्रेस की एक परंपरा भी है कि बहुत बातें वहाँ ऐसे कह दी जाती हैं। अब लेकिन अगर बात करें आप कमलनाथ जी के बयान की कि अगर विंध्य साथ देता
तो हमारा जो सफ़ीना था, हमारी जो नैया थी, हमारा जो सारा काम था वो ख़राब नहीं होता, हमारी नाव डूबती नहीं, क्योंकि हमें 3 सीटें मिली 31 सीटों में से। अब ये बात पूछी गई तो जवाब अजय सिंह जी को कुछ ना कुछ तो देना ही था। तो कांग्रेस में बच के चलने की परंपरा नहीं है सर, वहाँ तो हेड ऑन किया जाता है। ठीक है, अब बोल दिया है पार्टनर तो देख लेंगे, ये मिजाज है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी इससे बड़ी मुख्तलिफ और भिन्न किस्म की पार्टी है। बीजेपी में सारी चीज़ें, अनुशासन एक ऐसा कि वहाँ पर कोई कुछ कहने की बात तो छोड़िए, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे और अपने दर्द की तासीर को अपने सीने में लिए दुनिया से लोग विदा हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर अपनी पीड़ा और अपनी तकलीफ़ का एक लफ्ज़ भी उनकी ज़ुबान से निकल कर सामने नहीं आता। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं विंध्यांचल ही के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी, जिनके साथ काम करने का सुअवसर मुझे भी मिला है। और वो एक ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ने में मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ। और अभी ख़ास तौर से गामा पहलवान पर जो उनका लेख था उसको बहुत चाव से मैंने पढ़ा है। तो आपके हाथ भी कभी सोशल मीडिया पर या कहीं उनका कोई पीस लगे तो बेहिचक पढ़ जाइएगा, क्योंकि इस परंपरा के लिखने वाले अब कम हैं सर। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो ये तो हुए हमारे जयराम शुक्ला जी, बहुत स्वागत करते हैं इनका। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे अलग मिजाज के नेता हैं जो कार्यकर्ता भाव को जीते हैं। 2 ढाई 3 महीने भोजनशाला चलती है और किसी टेंट वाले की तरह ही ढुलक कर पार्क के कोने में सो जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं पैंट झाड़कर। कहने वाले कहते रहते हैं क्या मिला, क्या हो गया, तो वो एक मुस्कान आती है चेहरे पे और फिर चल देते हैं अपने काम पर। अब इसमें लग गए तो फिर इतना लंबा कहाँ खींच पाते सर कि क्या मिला, क्या लिया, क्या, ये सब नहीं होता है। अवनीश सिंह बुंदेला हैं, युवा नेता हैं, और जिस उम्र में कांग्रेस से मोहब्बत में कमी है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस दौर में एक युवा नेता के तौर पर टूट कर मोहब्बत करते हैं अपनी पार्टी से, जो बड़ी अच्छी बात है। आपको भी बहुत स्वागत, आपका बहुत शुभकामनाएं। जयराम शुक्ला जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस बयान में हम क्या पढ़ें, बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ें और प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी सामने और पीछे क्या देखें सर जी? मुझे लगता है कि अजय भैया ने खुलकर अपनी बातें नहीं रखी हैं। दरअसल कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही ये पूरा क्षेत्र, यानी कि जिसको हम विंध्य क्षेत्र कहते हैं, जो कि एक अलग पॉलिटिकल इंटाइटी था, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां अर्जुन सिंह थे, जहां श्रीनिवास तिवारी थे, जहां कर्णपाल सिंह थे, जहां वरिष्ठ गुलशेर अहमद थे, जहां गोविंद नारायण सिंह थे, जहां रामकिशोर शुक्ला थे, जहां दलवीर सिंह थे। एक पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा रसूख और ऐसी धमक इस क्षेत्र की रहती थी। जब से कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस की कमान को संभाला, जानबूझ के डेलिबरेटरी, मैं एक ऑब्जर्वर के नाते का, डेलिबरेटरी इस क्षेत्र के नेताओं की उनने लगातार उपेक्षा की। जब उनने जिला इकाइयां गठित की तो कैसे कैसे लोगों को यहाँ के संगठन के अध्यक्ष बताया। एक लिटमस मैं बताता हूँ, चुनाव तक तो हो नहीं रहे थे, सिर्फ ऑब्जर्वर घूम रहे थे। हमारा ख्याल है कि वो बाबरिया जी, दीपक बाबरिया जी विंध्य क्षेत्र का रायशुमारी करने यहाँ पर आए थे। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक मासूम सा सवाल पूछ लिया यहाँ के प्रेस ने कि क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में हमारे अजय सिंह राहुल भी हैं? बाबरिया जी इस चीज को लेके तमक गए, और जब तमक गए तो ये सुना होगा कि फिर वहां पे धक्का मुक्की भी हुई, लोग कहते हैं मैन हैंडलिंग भी हुई। तो पॉलिटिकली ये इतना सेंसिटिव है। दीपक बाबरिया यहाँ पर आके सार्वजनिक ये संदेश दे के गए कि अजय सिंह राहुल की विंध्य क्षेत्र में कोई हैसियत नहीं है, सुंदरलाल तिवारी की विंध्य क्षेत्र में कोई हैसियत नहीं है। जो कमलनाथ जी कहेंगे या जो ऊपर से कहा जाएगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मैसेज दिया कि कहीं दूर दूर तक अजय सिंह राहुल यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। देखिए, ये मैसेज बहुत तेजी से जाता है।
चंबल में कांग्रेस को सपोर्ट क्यों मिला? क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंह जी को एक मुख्यमंत्री की संभावना के तौर पे वहां के मतदाताओं ने देखा और यहाँ तो संभावनाएं ही खारिज कर दी। तो ये बात तो सही है कि जब मतदाताओं को लगा कि अपनी कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पर, कि हमारे नेता को कोई ऐसा श्रेय या ऐसा कोई वेटेज मिल ही नहीं रहा है, तो उसका मन कांग्रेस से विचलित होने लगा। दूसरी एक बड़ी घटना मैं बता रहा हूं। माननीय राहुल जी चित्रकूट से अपना दौरा शुरू करते हैं। चित्रकूट में उनको रामचंद्र वाजपेयी याद नहीं आए, प्रेम सिंह बरौधा याद नहीं आए। फिर सतना आते हैं, सतना में बैरिस्टर गुलशेर अहमद। जवाहरलाल नेहरू ने 25 वर्ष की उम्र के एक लड़के को राज्यसभा ले गए थे, उसका नाम बैरिस्टर गुलशेर अहमद था। मध्य प्रदेश के लोकसभा के मध्य प्रदेश के स्पीकर थे, मध्य प्रदेश में विधायी मंत्री रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आप बैरिस्टर गुलशेर अहमद का नाम नहीं लेते। अर्जुन सिंह वहां से कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सर। मैं दूसरे राउंड में लौटूंगा तो कुछ और महत्वपूर्ण बात, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए कि विंध्य एक ऐसा। एक मिनट में अपनी बात पूरी बिल्कुल कर लीजिए। इसके बाद आप रीवा आते हो। हाल ही में अर्जुन सिंह जी का निधन हुआ, हाल ही में श्रीनिवास तिवारी जी का निधन हुआ। आपको ये कोई याद नहीं आए? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह याद नहीं आए? कर्णपाल सिंह याद नहीं आए? रामकिशोर शुक्ला, शंभुनाथ शुक्ला, कोई याद नहीं आए? कमलनाथ जी ने एक चिट दे दी अपने एक शहर अध्यक्ष के नाम की। अब हम नाम ले, मेरा मित्र है वो, मेरे छोटे भाई जैसा है, लेकिन बोला यहाँ जो कांग्रेस है ना वो इनके नेतृत्व में चल। अरे जो बाढ़ के चुनाव नहीं जीत सकते, जिनका इस यहाँ के कांग्रेस के इतिहास से कोई लेना देना नहीं, बड़ी बात है। कमलनाथ जी सबके सामने उनको चिट दे रहे हैं कि यहाँ की कांग्रेस इनके नेतृत्व में चल रही है। ये बड़ी बात है और इसका जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस को जरूर आत्मविश्लेषण ये करना चाहिए कि आप अपने अतीत से न मुंह छिपा सकते हैं, न मुंह चुरा सकते हैं, और ना ऐसा कोई अतीत कांग्रेस का या बीजेपी का है कि उससे मुंह छिपाया जाए या मुंह चुराया जाए। और विंध्य तो एक ऐसा रीजन है जो बहुत सेंसिटिव भी है और अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसका एक बड़ा समृद्ध इतिहास है। समाजवाद की नर्सरी वो रहा है, गढ़ रहा है, लोहिया जी का तमाम चीज़ें। बहरहाल अवनीश जी, मैं ना दरार शब्द का प्रयोग करूँगा, ना कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है। कांग्रेस में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक इस तरह के तूफान कांग्रेस में आते रहे हैं, जैसा हमने भी नाम दिया है, और चले भी जाते रहे। लेकिन हर तूफान आता है तो वो जर्जर तो करता है, कमज़ोर तो करता है। क्यों विंध्य रीजन की उपेक्षा सर? देखिए शरद जी, विंध्य रीजन की कभी उपेक्षा नहीं की गई। सबसे पहले तो मैं आदरणीय शुक्ला जी का साधुवाद दूंगा कि उनने कम से कम कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास गिनाया, क्योंकि विंध्य क्षेत्र से आते तो उन्होंने बकायदा बताया कि कांग्रेस का क्या स्वर्णिम इतिहास है। अब देखिए 2018 के चुनाव प्रचार में क्या स्ट्रेटजी थी, क्या चूक हुई, क्या होना चाहिए था, नहीं, देखिए उसमें हम पीछे नहीं जा पाए क्योंकि इतनी जानकारी। देखिए अपन आज विषय दूसरा था, अगर हम विंध्य के उस चुनाव प्रचार की स्ट्रेटजी की बात करें, कमलनाथ जी ने किसकी चिट ली, ये तो देखिए एक अलग विषय है। आज की मैं जो बात करूं शरद जी, जो बयान वाली बात है, और ना तो देखिए विंध्य क्षेत्र का कभी भी कहते ना तो तिरस्कार किया गया, ना ही उसको कहते ना उससे अछूता व्यवहार किया गया। आप देखें ये तो चुनावी नतीजे हो, जो कमलनाथ जी ने कहा कहीं ना कहीं एक प्रदेश अध्यक्ष होता है। एक जवाब दीजिए बुंदेला जी कि अगर लीडरशिप किसी रीजन में स्ट्रांग होती है तो क्या वो सीटों में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ जी, मैं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ। अगर किसी क्षेत्र में नेतृत्व तो बहुत सबल है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वहां सीटें अनुकूलता में मतलब वो कन्वर्ट होना चाहिए विधानसभा चुनाव में, अगर लीडरशिप अच्छी है, कि नहीं होना चाहिए? देखिए शरद जी बिल्कुल, देखिए मैं उसका एक कारण आपको बताता हूँ कि अगर आप 2013 के चुनाव में देखें तो 2013 में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया था वो विंध्य क्षेत्र में किया था। और हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं 2013 की एक एंटी इनकम्बेंसी थी जो कांग्रेस ने 2018 में झेली।
यहाँ ये इस चीज को देखिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि 2018 में, अगर 2013 में आप देखें तो कांग्रेस की लगभग 17 सीटें होती थी, लेकिन वो उस प्रदर्शन को हम कायम नहीं रख पाए। और उस समय पीसीसी चीफ जो है वो अजय सिंह होते थे कि सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं हुआ, ये बात सही है। विंध्य से जो अपेक्षा थी, जो उम्मीद थी, वो प्रदर्शन नहीं हुआ। और आदरणीय कमलनाथ जी ने उसी तरह से कहा, जैसे बंगाल चुनाव हारी में भारतीय जनता पार्टी हारी, तो अमित शाह जी ने कहा कि हमने बंगाल के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई, हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो देखिए, ये तो होता है, जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जब मैच हार जाते हैं या जीत जाते हैं, जिस तरह से आप हार जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके ये बताना पड़ता है साहब कि हम ये मैच क्यों हार गए, कहाँ रीजन रहा। तो ये तो शरद जी, ये तो बकायदा राजनीति का नियम है। और कमलनाथ जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं कही। और आप आदरणीय अजय सिंह जी की भी कहें तो वो भी देखिए, विंध्य के एक बहुत बड़े नेता है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो कहीं ना कहीं उनका अपना लगाव बिल्कुल निश्चित तौर पर होना चाहिए विंध्य से। तो उन्होंने बकायदा यही कहा था कि जो सरकार जो गिरी है वो एक अलग कारणों से गिरी है, और प्रदर्शन पार्टी का क्यों अच्छा नहीं रहा विंध्य में, तो वो अलग अलग विषय है जी। लेकिन अजय सिंह जी के सवाल में और उनके जवाब, जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में 80 के दशक की एक हिंदी फिल्म का गीत छिपा है, बड़ा चर्चित था उस समय, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब उस समय शायद थे कि नहीं थे, ये इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब उस मौजूद थे सशरीर या नहीं थे, लेकिन वो गीत उन्हीं के तर्ज पर गाया गया था। और गीत ये था कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। उमेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सज़ा कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने पर भी मिलती है, और कहने वाले यही बात राजेंद्र शुक्ला जी के लिए कहते हैं। एक तरफ एक जुमला ये है कि साहब 31 में से 3, तो हम क्या करें, मतलब ये मैं अर्थ निकाल रहा हूँ, कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं कहा है। और दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला जी के पक्ष में ये जाता है कि 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें बीजेपी की, और उसके बाद भी इंतजार इंतजार इंतजार। उमेश जी के लिए भी उनके चाहने वाले यही कहते हैं। बहरहाल ये हो सकता है बीजेपी की परंपरा हो, जहां यही कहा जाता है कि मोहब्बतें की तरह की ये जो है चौधरी साहब, यहाँ न कुछ अपेक्षा रखी जाती है न कुछ मांगा जाता है। लेकिन सर, है ये भी सच्चाई। बहरहाल आप क्या कहेंगे, पहले कांग्रेस के मसले पर और फिर इच्छा हो तो अपने मसले पर भी। जी जी। मेरा तो कोई व्यक्तिगत मसला है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का कोई व्यक्तिगत मसला शरद जी कभी होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये पार्टी के सौष्ठव के लिए बहुत अनिवार्य है कि कार्यकर्ता जो है वो कामनाओं से रहित रहे, और अगर कामनाओं से रहित नहीं हो पाए तो कम से कम कामनाओं को सार्वजनिक ना करे। तो ये तो आपके पूरा प्रश्न का जवाब हो गया। अब शरद जी मूल प्रश्न मैं थोड़ा सा कमलनाथ जी के बयान को उठाना चाहता हूँ। अजय सिंह जी के बयान पर बाद में आऊंगा। जयराम जी भाई साहब ने बहुत विस्तार से सारी बात कह दी है, मैं विंध्य के क्षेत्र का उतना निष्णात नहीं हूँ। मैं कमलनाथ जी के बयान के 2-3 शब्द उठाकर कोट करना चाहता हूँ। जयराम जी की संगत का आप परिणाम मान ले इसे। एक तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मुर्दों का होता है, तो कमलनाथ जी ये कहना चाहते हैं कि विंध्य में कांग्रेस मर चुकी है। एक शब्द उनकी उसमें ये था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं अपने ढंग से जिला अध्यक्ष बनाऊंगा जो रणनीति तय करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जयराम जी ने जिन स्वनाम धन्य कांग्रेस के मित्रों का उल्लेख करा था, उन सब वरिष्ठों का कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने यह संकेत दिया है कि मेरी अपने जो टेस्ट ट्यूब भी है, मैं अपने टेस्ट ट्यूब तैयार करूंगा और मेरे टेस्ट ट्यूब को प्रयोग में लाया जाएगा। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनकी कठिनाई क्या है कि उनके राजनीतिक गुणसूत्र में जो है वो संजय गांधी जी की आक्रामकता है और इंदिरा जी की निर्ममता है। और संजय जी की आक्रामकता और इंदिरा जी की जो निर्ममता वाली राजनीतिक शैली है वो कहीं ना कहीं सरकार के गिरने का कारण रही है। सरकार विंध्य के कारण गिरी, चंबल के कारण गिरी, महाकौशल के कारण गिरी, मालवा के कारण गिरी, ये विषय नहीं है। सरकार इसलिए गिरी कि कमलनाथ जी अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए। सरकार तो बन गई थी, विंध्य में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, उसके बाद जो सरकार बन गई थी, सरकार कब गिरी? सरकार तो 15 महीने बाद तब गिरी कि जब कमलनाथ जी कह रहे थे कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। 5 गांव तो छोड़िए, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सहन नहीं करूंगा। मैं उनको ना तो उप मुख्यमंत्री का साझेदार बना सकता हूं, ना कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा। और इसके कारण, इस अहम के कारण ये सरकार गिरी है। इसमें अजय सिंह कहां आ गए या इसमें विंध्य कहां आ गया?
उसके बावजूद सरकार तो बन गई थी। ये सरकार गिरने का कारण ये रहा है। और एक आखिरी बात, क्योंकि समय कम होता है, अब इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इस समय का जो घटना चक्र चल रहा है शरद जी, मैं तो बहुत अनुभवहीन राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, पर मुझे लग रहा है कि जो 23 जून की तारीख मुकर्रर है, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होगी, उसके बाद प्रदेशों का नंबर आएगा, तो मुझे लग रहा है कि इन सारे बयानों को वहां से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि प्रदेशों में परिवर्तन हो रहा है। जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अब तो वे मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, अब वो भला कैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे? तो अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी रहना है, अब उनको कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहना है। और इसमें वो जिन जिन लोगों से भय है, जिन जिन लोगों से आशंका है, चाहे अरुण यादव हो या उसके बाद आप अजय सिंह जी का एक नाम बिंद से आता है, अजय सिंह जी हो, और मुझे लग रहा है कि इस आखिरी बात का शरद जी की इस सारे घटना चक्र के बीच में अगर एक व्यक्ति कोई बहुत खामोश से जो बोल नहीं रहा है, कमलनाथ जी तो इतने वरिष्ठ नेता हैं कि वो कभी हताश तो हो नहीं सकते, पर विचलित बहुत है। और इस विचलन का जो मूल कारण है ना, ये उस व्यक्ति की खामोशी है जो बोल नहीं रहा है, जो बिना बोले बहुत कुछ करता है। और कांग्रेस पार्टी में उस नेता का नाम दिग्विजय सिंह जी है। आज भी अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का व्यापक आधार किसी के पास है तो दिग्विजय सिंह जी के पास है। ये अजय सिंह जी का बयान, कमलनाथ जी के बयान पर काउंटर, उमंग सिंगार के मामले में दिग्विजय सिंह जी की चुप्पी, कहीं ना कहीं ये 23 जून के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद आप देखना कि बहुत बड़ा भूचाल कांग्रेस पार्टी में आने वाला है। चलिए, तो एक ज्योतिष की तरह, ज्योतिर्विद की तरह, ज्योतिषविद की तरह, नजूमी की तरह एक बीजेपी ने भविष्य की तरफ भी इशारा करने की कोशिश की है, साथी ने दावा किया। अवनी जी, आप बहुत संक्षेप में बोलें, फिर मैं एक कमेंट कंक्लूडिंग लूंगा। शुक्ला जी, विंद की बात है तो विंद में ही भाजपा के एक बहुत वरिष्ठ नेता नारायण त्रिपाठी निरंतर आरोप लगा रहे हैं विंद की उपेक्षा का। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और सब मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे तो 3 विधायक थे, आपके 28 विधायक हैं विंद में, आपने कितने मंत्री बना दिए? आपने क्या विकास दिया? आप बताएं, आपने मंत्री किसको बनाया? जो सिंधिया गुट के साथ में गए, दल बदल कर गए, आपने उनको मंत्री बनाया। आप मुझे बताएं। और जहां तक बयानों की बात है, उमेश जी कृपया, उमेश जी गैर बात सुनिए। उमेश जी, मैं आपके बीच देखिए, और सबसे बड़ी बात एक बात समझें शरद जी, आप कि बयानों की बात है तो बयान की बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर एक बयान अगर उसका जवाब दे दे उमेश जी, कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जयचंदों की बात की थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि दमोह उपचुनाव जयचंदों से आ रहे हैं। कौन है वो जयचंद? क्या उन पर कार्रवाई हुई? और हमने इसी एक उपचुनाव की हार के बाद देखा एक वरिष्ठ नेता को आप नोटिस देते हैं, जो बिश्नोई के क्या बयान आप भूल जाते हैं? क्या उमा भारती जी के बयान भूल जाते हैं कि एक तरफ शिवराज जी रात के 12 बजे? चलिए हम फिर मुद्दे पे लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। शुक्ला जी, बुंदेला जी, हम देखते हैं, अगर समय रहा तो मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया लूंगा। शुक्ला जी, मैं एक फिर बड़े सवाल की तरफ आता हूं। जो बड़ा सवाल ये है, जिसका जिक्र किया बुंदेला जी ने अभी, नारायण त्रिपाठी जी का उन्होंने नाम लिया। क्या आप ये मानते हैं कि विंध में इस समय एक वैक्यूम बना है? और ये वैक्यूम इसलिए है कि बड़ा एक अजीब सा विरोधाभास भी है। एक तरफ एक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 31 में से 3 मिली, तो विंध्य पर फोकस करना पड़ेगा। यानी उन्होंने नहीं कहा, वो कहेंगे भी नहीं, उनकी शैली नहीं है, लेकिन मसला साफ है कि नेतृत्व अगर यहाँ मेहनत करेगा तभी हम अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और अच्छे प्रदर्शन के 2018 के बाद भी शुक्ला जी अभी कतार में ही हैं। तो क्या इसीलिए नारायण त्रिपाठी देख रहे हैं कि अलग विंध्य की बांग भी उन्होंने उछाल दी है, और एक वैक्यूम भी उन्होंने देखा है कि यहाँ दोनों ही पार्टियों में एक असंतोष भी है, कहीं कार्यकर्ता भी कसमसा रहा है, बड़े नेता भी बेचैन है, तो इसका कुछ फायदा उठा लिया जाए? नहीं, देखिए क्या है कि नारायण त्रिपाठी जी का अपना एक अलग एजेंडा है। वो तो अपनी व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, उनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं। वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर कांग्रेस में के सपोर्ट में वोट दिया। तो उनका अपना एक व्यक्तिगत होता है ना, जैसे हमारे बुंदेलखंड में एक आपने नाम सुना होगा, अखंड यादव। नहीं करता मैं इस बात से सर, है ना,
क्योंकि वो तो वर्तमान में भाजपा नहीं, आपका उनका अधिकार है, एक आप agree ना हो। व्यक्तिगत एजेंडा जी, रहता है। जी, देखिए एक चीज हम बताएं, राजाराम शुक्ला जी का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता शरद जी। जी वो ठीक है। भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका अपना एजेंडा अलग पार्टी है। वो बकायदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सर। महत्वाकांक्षाओं का एजेंडा, वो महत्वाकांक्षाओं का आपके एजेंडा अलग ही कमलनाथ चलता है जी सर। के साथ वोट किया और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किया था, वो और शरद कोल ने, है ना, बीच में ना बोले। पार्टी अभी मैं आप अभी ये जो उमेश शर्मा जी कह रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? मैं आपकी बात पर बात नहीं कर रहा हूँ। ना आप नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई नहीं कर पाते हो, आप नरोत्तम मिश्रा जी पर कार्रवाई नहीं कर पाते हो, आप अरे अविनाश जी, मैं आपकी बात उनकी राजनीतिक शैली जो है वो भिन्न प्रकार की राजनीतिक शैली है, उनकी राजनीतिक शैली पर बात कर रहे हैं। कर पाते हो आप आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई सर आप क्या बोल रहे हैं बुंदेला जी? पहले ये तो देखें, हम मुद्दे पर बात रहे। अरे मुद्दे पर बात करें। आपकी बात का तो मैंने मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप नारायण पार्टी को भाजपा से अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा अलग सर, कोई नहीं कर रहा अलग, नहीं कर रहा। मैंने तो उनकी सुन लीजिए सर, यहाँ कोई खंडन मंडन की परंपरा थोड़ी है तय सर। करोगे कि नारायण त्रिपाठी कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेगा कि नारायण त्रिपाठी कौन सा एजेंडा चलाएं? अजीब बात बोलते हो। मैं जानता हूँ भाई, वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर कांग्रेस के साथ। मेरा शुक्ला जी पॉइंटेड सवाल है, सवाल ये है कि क्या ये जो तकरार अभी हमें दिखी है ये कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाएगी, या आपको लगता है कि कांग्रेस की नदी में जिस तरह पानी बहता है बह जाएगा? देखिए, कांग्रेस की रूट अभी भी यहाँ पे गहरी है, ध्यान रखिए जी। 1977 में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई थी, विंध्य प्रदेश में उसका झंडा गड़ा रहा। 90 के चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे रही, लेकिन विंध्य में उसका झंडा ऊंचा रहा। अभी भी उसकी रूट है, क्योंकि उसके पास इतिहास है। सवाल ये है कि नेतृत्व की नियति ठीक नहीं है। आप बताओ, यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल परिवार थे, मैं वंशवाद की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास की गर्भनाल जब आपके वंश के साथ जुड़ी है शीर्ष में, तो आपको गोविंद नारायण सिंह की वंश परंपरा देखनी पड़ेगी। सर वक्त की मर्यादा है शुक्ला जी, आपको श्रीनिवास तिवारी विंध्य पर मैं जानता हूं कि आप घंटों बोल सकते हैं और हम आपको घंटों सुनने की भी इच्छा रखते हैं, फिर एक मौका ढूंढेंगे हम। लेकिन आपकी बात से मैं इतना जरूर समझ पाया कि विंध्य की परंपरा की उपेक्षा हो रही है, और कांग्रेस के साथ शायद चुनौती ये है कि उनके पास एक ऐसा अनुभवी और केंद्र की राजनीति का बहुत ही सीजन चमकता हुआ राजनेता है, जिसके पास बेशुमार एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अनुभव है, लेकिन संगठन के तौर पर वो भी समझते हैं अपनी चुनौतियों को, इसीलिए जिन पर वो निर्भर करते हैं, निर्भरता वाले ये चेहरे ये कह के शायद अनुभवी योग्य लोगों को पीछे कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, अनुमान हो सकता है कि नहीं साहब ये तो बहुत चल चुके साहब, चलते रहे। अब तो मैं ये बता रहा हूं सर, इस व्यक्ति को छांटिए सर, इसको सामने लेकर आइए सर। और जैसा होता है कि आपकी परीक्षा तभी होती है जब चुनावी राजनीति में आपको कोई दायित्व मिलता है, टिकट मिलता है, तब आप सामने आ पाते हैं। और बीजेपी की चुनौती ये दिखती है मुझे कि वो अपने अनुभवी और सीजन लोगों पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि नए मेहमान भी चले आ रहे हैं उसकी तरफ, और वो जानती है कि अपना दायरा बढ़ाना है, अपना आधार और व्यापक करना है, तो इन नए मेहमानों को अपने पुराने कार्यकर्ताओं की, खाटी कार्यकर्ताओं की नींव पर इस इमारत को खड़ा करना होगा। अब इन दोनों चुनौतियों में रास्ता कहां से निकलेगा सर, ये तो वक्त देव ही बताएंगे। बहुत धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद जयराम शुक्ला जी, और बहुत धन्यवाद बुंदेला जी। नमस्कार।